नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने मैरी पार्कर फोलेट के संघर्ष के सिद्धांत को समझा था। आज के लेक्चर में उसके आगे पढ़ेंगे कि मैरी पार्कर फोलेट और सिद्धांत क्या देती हैं लोक प्रशासन से संबंधित। तो चलिए आप समझते हैं मैरी पार्कर फोलेट के आदेश का सिद्धांत। आपको पता है कि जो शास्त्रीय विचारक थे, जिनमें प्रमुख जो है फेयोल हैं, उन्होंने भी आदेश की एकता का सिद्धांत दिया था, लेकिन उनका जो सिद्धांत था वो पूरी तरीके से संगठन पर आधारित था। मैरी पार्कर फोलेट शास्त्रीय सिद्धांतों से हट करके मानव संबंधों पर जोर देंगी। तो उनके आदेश का सिद्धांत समझिए क्या है। ये 5 मार्क्स में अगर आ जाए कि इनके सिद्धांत को समझाइए, तो क्या बताएंगे कि इन्होंने 4 चीजें बताई। 4 तरह के दृष्टिकोण होने चाहिए। दृष्टिकोण 3 तरह के होने चाहिए। चौथा उनका संग्रह है। तो 3 तरह के दृष्टिकोण होने चाहिए। एक दृष्टिकोण है जिसको हम लोग सचेत दृष्टिकोण कहते हैं। सचेत मतलब कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं। सचेत होना चाहिए। तो सचेत को हम क्या कहेंगे कि कार्य करने के सिद्धांतों की जानकारी। यानी अगर आपको आदेश देना है तो आदेश के जितने भी सिद्धांत हैं या कार्य करने के जो सिद्धांत हैं, कार्य करवाने के जो सिद्धांत हैं, वो सभी आपको पता होने चाहिए। जैसे हम किसी को आदेश दे रहे हैं तो उसको कितनी बातें बतानी है और कितनी बातें छुपानी है, इसका भी पता होना चाहिए। तो सचेत दृष्टिकोण होना चाहिए। जितने भी सिद्धांत बने हुए हैं उन सभी सिद्धांतों का ज्ञान होना ही सचेत दृष्टिकोण है। दूसरा है जिम्मेदार दृष्टिकोण। अब यह जानना कि किस सिद्धांत से कार्य कराना चाहिए। अब आपने सिद्धांतों को एकत्रित किया। अब आपको यह सोचना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत एप्रोप्रिएट है, कौन सा सिद्धांत सही है, जिससे अगर हम कार्य को कराएंगे तो कार्य बेहतर होगा। तो आपको जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तीसरा है प्रायोगिक दृष्टिकोण। अब ये नहीं कि जो पुरानी परंपराओं से चले आ रहे जो सिद्धांत हैं उन्हीं पर हम ध्यान दें। कुछ आप अपने प्रयोग भी करें और उनके परिणामों को देखें। भले ही आप फेल हो जाएं, लेकिन कुछ अपने प्रयोग करें और उनसे अपना भी सिद्धांत विकसित करें। तो प्रायोगिक दृष्टिकोण क्या है कि नए प्रयोग करें और उसके परिणामों को ध्यान देना कि आपको नया प्रयोग करना चाहिए और उससे क्या परिणाम मिल रहा है इसकी भी समझ आपको होनी चाहिए। तो 3 तरह के दृष्टिकोण हो गए। एक सचेत दृष्टिकोण, यानी जितने भी सिद्धांत हैं आदेश से संबंधित, कार्य कराने से संबंधित, कार्य करने से संबंधित, उन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, कौन सा सिद्धांत बेहतर है या कौन सा सिद्धांत सही तरीके से काम कर रहा है, उसको करना जिम्मेदार दृष्टिकोण है, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। और तीसरा प्रायोगिक दृष्टिकोण की अपने भी प्रयोग करना चाहिए। अब आ जाइए चौथे पर। तो जितने ये आप तीनों से जो आपने सीखा, उन परिणामों को संग्रह करिए और उन परिणामों के आधार पर यह देखिए कि आपको सफलता मिल रही है या नहीं। तो मैरी पार्कर फोलेट के आदेश देने का सिद्धांत आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैरी पार्कर फोलेट क्या कहती हैं कि जब हम आदेश देते हैं तो हमारी आदतें एक रुकावट होती हैं। देखिए, हम सभी का एक सामाजिकरण होता है। हमारा परिवार होता है, हमारे आसपास के माहौल होते हैं, हमारी संस्कृति होती है, जिससे हमारा सामाजिकरण होता है। बचपन से लेकर के हमारी कुछ आदतें होती हैं जो इन सामाजिकरण की प्रक्रिया से आती हैं। तो ये जो आदतें हैं ये आपको अस्वीकार करेंगी। जैसे ही आप कोई नया आदेश दोगे जो आपके दृष्टिकोण से मैच नहीं करेगा तो आप उसका विरोध करोगे। तो इन्होंने क्या कहा, आदतें आदेश को प्रभावित करती हैं। हम नई चीजों को स्वीकार करना नहीं चाहते, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही हम चलाना चाहते हैं। तो हमारी आदतें ऐसी हैं और आदतों में परिवर्तन लाने के लिए फोलेट ने 3 चरण बताए। अब हम इन आदतों में परिवर्तन कैसे लाएंगे उसके लिए फोलेट 3 चरण बताती हैं। तो दृष्टिकोण का निर्माण, देखो ध्यान से समझना। हो सकता है यही आ जाए आपको कि आदेश को प्रभावित, आदतों को बदलने के लिए, आदेश के सिद्धांत के लिए
फोलेट ने कौन कौन से चरण बताए हैं? तो आप 3 चरण का नाम लिखेंगे, दृष्टिकोण का निर्माण, रिहाई प्रदान करना, संवर्धन करना। अब इसको समझिएगा। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं तो हमको तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो सकता है आप घूमने चले गए हो सकता है आपको शर्ट नहीं लेना हो, लेकिन सेल्समैन जब आपको शर्ट दिखाएगा तो सेल्समैन दृष्टिकोण बनाएगा आपके कि सर ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, तो आप थोड़े प्रभावित हो जाओगे, यानी उसने आपके अनुसार काम कर दिया। तो दृष्टिकोण बनाया जाए पहले, फिर उसके बाद रिहाई प्रदान करना। रिहाई प्रदान करना कि मतलब जो दृष्टिकोण बनाया है उसको बाहर निकालना। अभी कैसे होगा? वो कहेगा कि सर एक बार नहीं लेना है मत लीजिएगा, लेकिन एक बार इसको चेक कर लीजिए। और जब आप उसको चेक करोगे तो आप पर उसका प्रभाव और ज्यादा पड़ जाएगा। अब हमने रिहाई प्रदान कर दी, इसके साथ साथ अब उसमें वृद्धि करेंगे, संवर्धन करेंगे। संवर्धन मतलब वृद्धि करना। कैसे? कि मान लीजिए अब भी आप हिचकिचा रहे हो तो कोई व्यक्ति आए और कहे कि सर ये शर्ट बहुत अच्छी है, कोई तीसरा आदमी आकर के बोल दे कि ये मुझे लेना है। अब आपका दृष्टिकोण पूरी तरीके से उस शर्ट के प्रति हो गया, यानी आप लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस सेल्समैन ने आपके मनोवृत्ति को बदल के रख दिया। तो आपकी आदतें भी बदली जा सकती हैं। उसके लिए पहले आप दृष्टिकोण बनाइए, फिर उस दृष्टिकोण की रिहाई प्रदान करना यानी बाहर निकालना, कुछ ऐसा करें जिससे वो दृष्टिकोण बाहर निकले, और उसको फिर बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना। अब देखिए, मैरी पार्कर फोलेट प्राधिकार के सिद्धांत को भी समझाएंगे। प्राधिकार, हम लोग इस शब्द से परिचित हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने प्राधिकार को काफी पढ़ा है। प्राधिकार का मतलब एक तरीके से हम देखें तो सत्ता है। इस पर से एक अलग लेक्चर भी है, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो प्राधिकार का मतलब सत्ता, जिसको इंग्लिश में अथॉरिटी कहते हैं। अब सत्ता क्या होता है? तो हमने देखा था कि फेयोल ने कहा था कि ए ने बी को सत्ता दिया कि वो कार्य को करे, बी से सत्ता सी के पास है, ये सत्ता का हस्तांतरण है, सत्ता का प्रत्यायोजन है, जो ए से बी के पास है, बी से सी के पास है, सी से डी के पास है। और सत्ता किस लिए मिली है? ताकि कार्य को कराया जा सके। तो प्राधिकार यानी सत्ता। तो इस पे प्रश्न क्या आ सकता है कि फोलेट के अनुसार प्राधिकार क्या रूप होना चाहिए? अब फोलेट जो है, मैरी पार्कर फोलेट, सत्ता के बारे में या प्राधिकार के बारे में किस प्रकार से उसकी व्याख्या करेंगे, उसी को हम लोग को समझना है। लेकिन उसको समझने से पहले हमको 2 चीजें समझनी होंगी जो कि फोलेट ने कहा है। क्या कहा है फोलेट ने? एक शब्द दिया है पावर ओवर और एक शब्द दिया है पावर विथ। पावर ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे कि ए के अधीन बी है, तो ए बी को आदेश देता जा रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कोई उसमें बी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बी उस आदेश में सम्मिलित नहीं है, बल्कि आदेश का पालन करना उसकी विवशता है। तो जब ए बी को आदेश दे और बी विवश होकर के कार्य को कर रहा है, तो उसको कहा जा रहा है पावर ओवर, यानी कि किसी को आदेश मानने के लिए विवश करना कि भाई तुम मेरे अधीन हो तो तुमको ये काम करना चाहिए। इसको कहते हैं पावर ओवर। अब पावर विथ की बात करें अगर हम, तो पावर साथ में, इसमें मैत्री की भावना होती है। पावर विथ यानी कि हम अपने अधीनस्थ को ये नहीं जताएंगे कि तुम ये कर लो, बल्कि उसको साथ ले लेंगे। तो जब हम उसके साथ ले लेंगे तो मैत्री की भावना हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से हम कोई भी आदेश देते जा रहे हैं कि तुमको ये करना ही होगा। इससे जो है संतुलन खराब होगा, यानी वो ठीक से काम नहीं करेगा। अगर उसे ठीक से हमसे को काम करवाना है तो उसको भी अपने में सम्मिलित करना पड़ेगा। तो ये कहती है पावर विथ होना चाहिए, यानी फोलेट ने पावर विथ का समर्थन किया। अब हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न पे देखिए, प्रश्न हमारा है कि फोलेट के अनुसार प्राधिकार का क्या रूप होना चाहिए। तो हमको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आगे देखिए क्या क्या होना चाहिए। प्राधिकार का प्रत्यायोजन नहीं होता और पद के अनुसार प्राप्त होता है। जैसा कि हेनरी फेयोल ने कहा कि हेनरी फेयोल जो शास्त्रीय विचारक हैं, जिनका वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप लोग चाहें तो लोक प्रशासन की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो फेयोल ने क्या कहा? फेयोल ने कहा कि सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, यानी ए से बी के पास,
ए से बी के पास, फिर बी से सी के पास, सी से डी के पास, ऐसे इसका प्रत्यायोजन हो रहा है। बी ए के अधीन है, सी बी के अधीन है, डी सी के अधीन है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक चेन बन गया। तो हमने क्या किया, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, प्रत्यायोजन कर दिया। लेकिन फोलेट कहेंगे कि नहीं, प्राधिकार का प्रत्यायोजन होता ही नहीं। कैसे इसको समझाएंगी? तो देखो, ए बी को जैसे ही पोस्ट कोई दी गई, ऑटोमेटिक उसके पास प्राधिकार आ गया, उसके पास सत्ता आ गया, अब वो कार्य करने का अधिकारी हो गया। यानी प्रत्यायोजन से नहीं गया, पद के अनुसार हमको कार्य कराने का अधिकार मिल गया। जबकि हेनरी फेयोल प्रत्यायोजन की बात करते हैं, लेकिन फोलेट उसको स्वीकार नहीं करेंगी। वो कहेंगी कि जो प्राधिकार है, प्राधिकार प्रत्यायोजन से नहीं होता है, वो पद के अनुसार प्राप्त होता है। तो प्राधिकार का प्रत्यायोजन नहीं होता है फोलेट के अनुसार। दूसरी बात अगर हम समझें, प्राधिकार कार्य के अनुसार प्राप्त होता है और इसके साथ उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। अब इसको ध्यान समझिएगा कि अगर ए से ए बी सी है ना, तो बी के पास अगर प्रत्याधिकार है, यानी उसको किसी कार्य करने के लिए सत्ता मिली हुई है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस कार्य को बेहतर तरीके से करे। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा कि बी को यह जिम्मेदारी है, बी की पूरी तरह से जिम्मेदारी है कि अगर उसको सत्ता मिली हुई है या उसको प्राधिकार मिला हुआ है, तो ये उसका उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस कार्य को बेहतर तरीके से करे। तो सेकंड पॉइंट भी समझिए कि प्राधिकार कार्य के अनुसार प्राप्त होता है और इसके साथ उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। पावर विथ से मैत्री भाव बढ़ता है, जैसा कि मैंने बता दिया। पावर ओवर, यहां पर क्या है, पावर ओवर है एक, और दूसरा है पावर विथ। तो फोलेट कहते हैं कि पावर विथ होना चाहिए, यानी कि मैत्री का भाव होना चाहिए। तो पावर विथ से मैत्री भाव बढ़ता है, इसलिए पावर ओवर न होकर पावर विथ हो। अब मान लीजिए कुछ छोटे छोटे सिद्धांत अगर पूछ दे कि उत्तरदायित्व के विषय में क्या सोचती हैं फोलेट, तो आप बताओगे कि उत्तरदायित्व कार्य के लिए है, न कि व्यक्ति के लिए। अब हम क्या कहते हैं, हम जवाब किससे मांगते हैं, व्यक्ति से मांगते रहते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया। उसका उत्तरदायित्व उस कार्य को करने के लिए है, न कि हम व्यक्ति के पीछे पड़ जाएं। यानी आप देखिए, फोलेट से मानव संबंधों की शुरुआत हो गई है। आने वाले समय में एल्टन मेयो को जब हम समझाएंगे, तो आप देखिएगा कि एल्टन मेयो पूरा का पूरा जो उनका सिद्धांत है वो मानव केंद्रित है। जबकि इसके पहले अगर हम फेयोल को देखते हैं या टेलर को देखते हैं, तो उन्होंने मानव संबंधों को ध्यान नहीं दिया। यहां पर जो फोलेट है वो कहेंगी उत्तरदायित्व कार्य के लिए है, जो कार्य आपको दिया गया है वो सही से हो रहा है कि नहीं, ये उत्तरदायित्व है, न कि आप व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, कार्य के प्रति है, जो कार्य दिया गया है। नियंत्रण पे क्या सोचती हैं, तो व्यक्ति पर नियंत्रण न होकर तथ्यों पर नियंत्रण होना चाहिए। अब जो उच्च अधिकारी होता है वो अपने अधीनस्थ पे नियंत्रण करना चाहता है, व्यक्ति पर नियंत्रण करना चाहता है। फोलेट कहती है कि नहीं, व्यक्ति पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि तथ्यों पे होना चाहिए, फैक्ट पर होना चाहिए कि क्या किया गया, कैसे किया गया, किस तरीके से हो गया, कब तक हो जाएगा। यानी उन तथ्यों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, न कि हम किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करने लगे। देखो, मानव संबंधों की बात आ गई, यही कमी थी इसमें, तो हेनरी फेयोल में और टेलर में, जिन्होंने आर्थिक मानव बना दिया। आर्थिक मानव का मतलब उसको पैसे देते रहो, काम करता रहेगा, उत्पादन बढ़ता रहेगा। लेकिन फोलेट यहां पर मानव संबंधों को ले आएंगे। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला हम देखें नेतृत्व। तो देखो, नेतृत्व के बारे में भी फोलेट के विचार हैं और ये भी मानव संबंधों से ही संबंधित है कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए। तो फोलेट कहती हैं कि नेतृत्व किसी एक स्तर पे नहीं होना चाहिए कि उच्च अधिकारी के पास नेतृत्व है और उससे जैसे हम हायरार्की में घटते जाते हैं, नेतृत्व खत्म होता जाता है, ऐसा नहीं है। हर एक स्तर पे नेतृत्व होना चाहिए, चाहे भले ही सुपरवाइजर लेवल हो, वहां पर भी नेतृत्व होना चाहिए। इवन वर्कर लेवल पर भी नेतृत्व होना चाहिए। नेतृत्व किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होता है, नेतृत्व विभाग के हर व्यक्तियों में निहित होता है, हर एक पद पर निहित होता है। और जब व्यक्ति इस नेतृत्व क्षमता को पहचान लेता है, तो निश्चित तौर पे वहां का प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो यहां देखिए क्या है कि नेतृत्व किसी भी स्तर पर संभव है,
नेतृत्व किसी भी स्तर पर संभव है, चाहे वो उच्च स्तर हो या मध्य का स्तर हो, चाहे निम्न का स्तर हो, हर एक स्तर पर नेतृत्व संभव है। अगर एक सुपरवाइजर में नेतृत्व क्षमता नहीं होगी तो क्या वो अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए नेतृत्व बहुत ही की एलिमेंट है। अब फोलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए। अब देखो, एक होता है व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व, यानी एक व्यक्ति में वो ओरा है, वो हेलो इफेक्ट है। हेलो इफेक्ट कहते हैं जब पर्सनालिटी दिखती है। तो एक व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो नेतृत्व क्षमता किसके अंदर हो गई? व्यक्ति के अंदर हो गई। व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व है कि वो अपने प्रभाव से दूसरों को प्रभावित कर रहा है। कोई व्यक्ति नेतृत्व पद के अनुसार है कि आपको कोई पद मिला हुआ है और आप उसके अनुसार नेतृत्व कर रहे हो, तो व्यक्ति के द्वारा भी नेतृत्व होता है और पद के अनुसार भी नेतृत्व होता है। फोलेट एक और कहेंगी कि कार्य के अनुसार नेतृत्व होना चाहिए भाई साहब। तो फोलेट के अनुसार कार्य के अनुसार नेतृत्व होना चाहिए, जैसा कार्य वैसा नेतृत्व। और इसमें दोनों आ जाएंगे, यानी व्यक्ति का भी प्रभाव होना होगा प्लस पद का भी प्रभाव होगा और कार्य के अनुसार नेतृत्व होगा। अब समझिए कि नेतृत्व के कार्य क्या हैं। तो नेतृत्व के 3 कार्य हैं। पहला है समन्वयन, सभी को एक साथ लेकर के काम कराना, कोई भी विरोधाभास न हो, संघर्ष की स्थिति को समाप्त किया जाए और सभी को एक साथ मिला करके हम काम कराते हैं, तो वो समन्वयन कहलाता है। तो समन्वयन नेतृत्व में सबसे जरूरी चीज है। लक्ष्य उद्देश्यों की परिभाषा, यानी नेतृत्वकर्ता को यह पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है। जितनी भी परिभाषाएं हैं लक्ष्य से संबंधित, उन सब परिभाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखें कि लक्ष्य या उद्देश्य की परिभाषा होनी चाहिए। साथ में तीसरा पॉइंट प्रत्याशा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन ये पिछले लेक्चर में हमने समझाया है, यहां पर फिर से समझा देता हूं। इस शतरंज की बिसात लगी हुई है, तो जो शतरंज खेल रहा है वो अपने अपोजिट, अपने विरोधी की चालों को पहले ही समझ लेता है कि अगर हम घोड़ा चल रहे हैं, वो हाथी चल रहा है, तो हम अगली चाल उसकी क्या होगी। अगर आपने किसी के अगली चाल को समझ लिया तो आप उसका निवारण कर सकते हैं। तो एक नेतृत्वकर्ता में प्रत्याशा होनी चाहिए, वो चाल समझ जाए, तभी वो नेतृत्व कर पाएगा। वो ये समझ पाए कि ये व्यक्ति क्या करना चाहता है, यही तो प्रत्याशा है, समझ जाना कि इस मूवमेंट का क्या अर्थ है और इसकी अगली मूवमेंट क्या होगी, यही प्रत्याशा है। तो एक नेतृत्वकर्ता में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। चलिए समझिए आगे एक और सिद्धांत, योजना और समन्वय संबंधित। तो योजना और समन्वय में शामिल गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। हो सकता है ये आपके 5 मार्क्स में आ जाए, 5 मार्क्स में ये आ जाए। योजना, फोलेट के अनुसार योजना आत्म समायोजन और आत्म समन्वयन है। आत्म समायोजन करना और आत्म समन्वयन करना, यहां पर समन्वयन पे जोर देंगी फोलेट, और यहीं से निकलता है समन्वय के सिद्धांत। और समन्वय के सिद्धांत को हम 4 भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक चरणों में समन्वय, लोग ये करते हैं कि समन्वय बाद में करते हैं, नहीं, जब नीति निर्माण कर रहे हैं, जिस समय नीति निर्माण कर रहे हैं उसी समय से समन्वय शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने शुरुआत में ही समन्वय करना शुरू कर दिया तो अंत तक आपका कार्य अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो जब भी आप प्लानिंग बनाएं, जब भी आप योजना बनाएं, योजना के शुरुआत से ही आप समन्वय करना शुरू कर दें, सभी को जुटा करके एक साथ लेकर के काम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो प्रारंभिक चरणों में समन्वय, उसके बाद प्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा समन्वय। अब क्या है प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब? क्या है कि अगर कोई अधीनस्थ आपसे प्रत्यक्ष अगर आपसे मिलना चाहता है तो आप उससे मिलें, यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण करें, प्रत्यक्ष समन्वय करें। यह नहीं कि हमने किसी थर्ड पार्टी को भेज दिया, नहीं, जब वो आपका अधीनस्थ है तो आप सीधे सीधे जाकर के उससे समन्वय करें कि भाई साहब इस काम को इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसके साथ साथ अगर हम तीसरी बात करें, एक स्थिति में सभी कारकों में समन्वय, यानी सभी जो कारक हैं उनको हमने एक जगह कर दिया, एकीकृत कर दिया और उसके साथ हमने समन्वय स्थापित किया। तो ये तीसरा है। और चौथा है एक सतत प्रक्रिया के रूप में समन्वय,
समन्वय कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। यानी जितने जैसे जैसे हमारा स्टेज बढ़ता जाएगा, हर एक स्टेज पे, हर एक स्तर पे हमको समन्वय की जरूरत होती है। तो ये फोलेट के योजना और समन्वय से संबंधित विचार हैं। आज हम लोगों ने फोलेट को पूरा किया। एमपीपीएससी में जितना लोग प्रशासन के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम लोग करेंगे, पूरा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पर। नमस्कार।